दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, मैं इकोनॉमी या फिनेंस का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन हमें देश की इकोनॉमी को समझना ज़रूरी है। हर एक नागरिक को जो समझदार है, जो देश के बारे में कुछ चिंताएं रखता है या भविष्य के बारे में कुछ चिंताएं रखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये समझे कि हमारी जो जीडीपी है या हमारा जो आर्थिक विकास दर है उसका क्या हाल है, सरकार किस तरह के हमें आंकड़े बताती है, विपक्ष किस तरह के इल्ज़ाम लगाती है, इनकी सच्चाई क्या है, इसके बीच का आंकड़ा क्या है, उस सबको समझना ज़रूरी है। जब बात पार्लियामेंट में स्पीचेस की होती है और जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके अंदर इस बात की उम्मीद की जाती है कि वहां बात सच्ची होगी, क्योंकि उस सबका रिकॉर्ड मौजूद होता है। खासतौर से पार्लियामेंट में दी गई स्पीचेस जो हैं, अगर सच्चाई पर आधारित नहीं होती हैं, सच्चे आंकड़ों पर आधारित नहीं होती हैं, तो उस पर फिर कार्रवाई होती है। एक बात बड़ी अच्छी आप वीडियो में देखेंगे कि अब देश के नागरिकों को आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आखिर ये क्यों कहा गया है? और दूसरी बात जो बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार कही गई है, वो वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वो बयान कि उन्होंने कहा था कि मैं प्याज चूँकि नहीं खाती इसलिए मुझे प्याज का रेट का आइडिया नहीं है, और इसके अलावा तो बहुत सारी वो चीज़ें खाती हैं, उन सबका भी रेट का आइडिया उनको है कि नहीं, इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। कि हम आपको ये बता दें कि दुनिया में 40 देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को बिजली, पानी और शिक्षा फ्री देते हैं। वो जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं उन सबका कहीं ना कहीं ताल्लुक किसान से होता है, इसलिए किसान के बारे में चिंता करना, उसके बारे में फिक्र करना वो बहुत ज़रूरी होगा। और जो हमारे दूसरे कॉरपोरेट घराने हैं उनके साथ सरकारों की तरफ से किस किस्म की ढील होती है और किसानों के लिए क्या पाबंदियां होती हैं या आम जनता के लिए, सबका संगम आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपकी खिदमत में ये हाजिर है वीडियो, आप इसको ध्यान से देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हमारा नज़रिया आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी भी फरमाएं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। की बात कहूंगा, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ रुपीस, और 2023 मार्च 31 को अनुमानित है, भारत सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, अनुमानित है 155 लाख करोड़ रुपया। मतलब 55 लाख करोड़ रुपया हुआ सन 1947 से लेकर मार्च 31 2014 तक, और मार्च 31 2014 से लेकर मार्च 31 2023 में हो गया 55 का 155 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक प्रति देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया, जो मार्च 2023 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रहने का अनुमान है 1,09,373 रुपया। और मैंने पिछले 9 साल का पूरा आंकड़ा बनाया, एक टेबल आपके सामने रखूंगा। इस टेबल में प्रति वर्ष भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिटा कर्ज देशवासियों पर कैसे चढ़ा। जो मार्च 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था वो 155 लाख करोड़ का कैसे हो गया? मोदी जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 43,124 रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपया। पिछले 9 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,249 रुपये, 66,249 इज द इंक्रीज पर कैपिटा डेट ऑन एवरी इंडियन इन आवर कंट्री। ऐसा क्या हुआ कि 155 लाख करोड़ रुपया हो गया? जो टोटल कर्ज 31 मार्च 2014 को 55 लाख करोड़ था वो 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? और ये पैसा किसके उपयोग में आया उसका ब्यौरा दे देता हूं। मैंने कई बार राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैंने कई बार इस पटल से राइजिंग पॉवर्टी की बात करी कि आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में निवास करते हैं। पर आज आपको राइजिंग इनइक्वालिटी की बात बताता हूं कि ये कर्ज हम ले रहे हैं, हमारे प्रत्येक देशवासी के ऊपर चढ़ रहा है 1,09,373 रुपया, हम में से प्रत्येक हिंदुस्तानी पर चढ़ गया, पर उस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा। फायदा मिल रहा है चंद लोगों को जिनकी वेल्थ बढ़ रही है, बाकी सब लोगों की वेल्थ कम होती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो मैंने आपको 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ बताया, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, जो मैं अब आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ के सुनाता हूं कि देश के 5% अमीर लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, और नीचे के 50% लोगों के पास देश की मात्र 3% संपत्ति है, 3% वेल्थ है। पर ये नीचे के 50% जिनके पास 3% वेल्थ है वो जीएसटी देते हैं, देश की 64% वहीं से आ रही है। और जो ऊपर के 10% अमीर लोग हैं जिनके पास देश में की 70-80% की वेल्थ है वो जीएसटी देते हैं मात्र 3%। मतलब अगर 100 रुपए जीएसटी इकट्ठी होती है तो जो नीचे के 50% लोग हैं उनकी तरफ से 64 रुपए इकट्ठी होती है। और जो वेल्थी लोग हैं जिनके पास तो कहते हैं देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है वो सिर्फ 3% जीडीपी देते हैं। तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम जैसे करोड़ों लोग
बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा, उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है। कर्ज हमारे ऊपर चढ़ रहा है और फायदा उस कर्ज का किनको हो रहा है? उन खरबपतियों को जिनकी संख्या दिन ब दिन प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट आती है कि इस वर्ष भारत में इतने खरबपति हो गए, पर रिपोर्ट कभी भी ये नहीं आती कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदुस्तान में है। सर, अतिरिक्त पैसे के लिए सरकार इस सदन के सामने आई है, कोई बात नहीं सर, उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा दो और विषयों पे होनी चाहिए। पहला विषय कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया? क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर संकट का अलार्म बजा रहे हैं। सर, आज सरकार 3,25,757 करोड़ मांगने इस सदन के भीतर आई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान ये पैसे सैंक्शन करने से पहले और सदन का ध्यान इस पैसे को अनुमति देने से पहले 8 बड़ी बीमारियां जिससे आज भारत देश की अर्थव्यवस्था पीड़ित है, बीमार है, उसकी तरफ करना चाहता हूं। पहली बीमारी है सर बेरोजगारी। इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर, नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया। सर, 45 ईयर हाई पे 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तब देश का बेरोजगारी दर 4.9% था। जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में ये बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया। 8%। और ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेस, एमएसएमई के कारखाने कितने बंद हो गए, उनका घर बिक गया, कारखाने बंद हो गए, उसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने देश को बताया कि कुल 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए। उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चंबा होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी। सर, 22 करोड़ आवेदन पत्र के मुकाबले 7 लाख लोगों को नौकरी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सरकार जिसने देश को, युवाओं को घर पे बिठाने का काम किया, इसका नारा बदल के हो गया है हर घर बेरोजगार। यही है आज की भाजपा सरकार। सर, मैं दूसरी बड़ी बीमारी जो इस भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बड़ी बीमारी है सर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन को कहा जाता है सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। वो महंगाई जो सरकार कानून लाए बिना जनता पे थोप देती है। आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30 ईयर हाई पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12 से 15% के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6 से 8% के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था। आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर। वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर, सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। इस सदन में सर, जब प्याज, इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सबके भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थाली नॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात है सर भारत की थाली नॉमिक्स की। मैं कहना चाहूंगा सर कि सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। भारत की पर कैपिटा इनकम वित्तीय वर्ष 2021 में सर 9,160 रुपए से गिर गई, यानी कि हर व्यक्ति की औसतन कमाई 9,160 रुपए गिराने का काम किया, यानी कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। तीसरी बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है वो है आर्थिक सुधार का झांसा, द होप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर 13.5% थी। दूसरा क्वार्टर आते आते, जिसे फेस्टिवल क्वार्टर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जिसमें खपत भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, मांग भी बढ़ती है, उस क्वार्टर में आर्थिक विकास दर 13.5% क्वार्टर 1 के मुकाबले गिरकर 6.3% पे आ गई सर, यानी कि आधी हो गई।
और अगर आप पिछले साल के क्वार्टर सेकंड से दूसरी तिमाही से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2021 में 8.4% दूसरी तिमाही की ग्रोथ थी और इस बार इस क्वार्टर में जो अभी समाप्त हुआ 6.3% है। यानी कि भारत की आर्थिक विकास दर घटती जा रही है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम्स सर। ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की हालत है। और ये वर्ष तो जो बीत गया, इस वर्ष तो आपने आर्थिक जो विकास दर था उसकी ऐसी तैसी कर दी। अगले साल के आर्थिक विकास दर के आंकड़े सुनिए। सरकार चाहती है हम 8% पे आगे बढ़े। वर्ल्ड बैंक कहता है वित्तीय वर्ष 23-24 में हम मात्र 6% पे ग्रो करेंगे। क्रिसिल कहता है हम 6% पे ग्रो करेंगे। ओईसीडी कहता है हम 5.7% पे ग्रो करेंगे। गोल्डमैन सैक्स कहता है हम 5.3% पे ग्रो करेंगे और आईएमएफ कहता है हम 5.1% पे ग्रो करेंगे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊपर जाने की बजाय हमारी व्यवस्था नीचे आ रही है सर। चौथी और एक बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द डेट क्राइसिस। भारत सरकार की देनदारी, भारत सरकार पे चढ़ा बहुत बड़ा कर्ज। सर 1947 से लेकर 2014 तक यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें नहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर।